जो हमारा पिक्चर स्टोरी का लास्ट सेशन था वो सबको क्लियर है? यस सर, पिक्चर स्टोरी वाला क्लियर हो चुका हुआ है सारा का सारा। इस्मा अब्दुल वहीद, आपने वो लेक्चर उसके जो पॉइंट्स थे आपको क्लियर हैं सब? इसमें कोई इशू तो नहीं है? यस सर, क्लियर है। ओके, व्हाट अबाउट अब्दुल वहीद? अब्दुल वहीद, आपने वो लेक्चर नहीं लिया था? सर मैंने वो नहीं लिया, वो मैं भी देख रहा था, वो रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह से देखूंगा। ओके, दैट मीन्स के तो आपकी अभी जो स्टोरीज आई हैं वो लेक्चर से पहले की हैं। अगर आप काइंडली लेक्चर सुन लें तो आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, फिर असेसमेंट में थोड़ा फायदा होगा। अदरवाइज अभी मैं असेस अगर आपको करूँगा आपकी आपकी पिक्चर्स, तो वो वही चीज़ें रिपीट होंगी जो आपने अभी वीडियो के बाद दोबारा करनी है। तो आई थिंक वो लेक्चर आप पहले ले लें और फिर आप दोबारा भेजिएगा स्टोरीज अपनी, ठीक है? जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है वो अभी आपका क्लियर नहीं है। वो अभी हमने सेशन भी नहीं लिया, वो अभी आपके लिए और बाकी स्टूडेंट्स के लिए, तो वो हम अभी करवाएंगे। उसका सेशन है इन 1 और 2 डे, मतलब इन 1 और 2 क्लास उसी का सेशन है, तो उसकी आपको वहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगी अगेन। अभी आज बिकॉज ओवैस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेट्स डिस्कस देयर सम क्वेश्चंस। इस सेशन को हम थोड़ा सा जनरल लेके चलते हैं और सिर्फ ओवैस का नहीं, बाकी किसी किस्म के भी आपके क्वेश्चंस हैं स्टोरी से रिलेटेड या फ्यूचर टेस्ट जिसमें सिचुएशन रिएक्शन आ गए, या फिर कुछ और क्वेश्चंस हैं अभी तक के जितने सेशंस हुए हैं उसमें से, या आगे फ्यूचर के कोई क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जिनके अभी हमने टॉपिक क्लियर नहीं किए होते, और वो जब वो बाद में आपको भूल जाएंगे क्वेश्चंस, तो बेहतर है कि वो साथ साथ आप अगर शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा अकॉर्डिंगली। सो एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मैं अभी थोड़ी देर पहले उनका देख रहा था सर, कासिम अली शाह फाउंडेशन के अंदर उन्होंने इनवाइट किया हुआ था एक्स डिप्टी प्रेसिडेंट साहब को, जिनका नाम डॉक्टर सैयद अली जाफरी था। उसके अंदर उन्होंने 22 मिनट की वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के अंदर बताया हुआ था कि व्हाट आर द मतलब कीज, कौन से की पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि एक कैंडिडेट को रिकमेंड करवा सकते हैं आईसीएसबी से। तो सर मैं वहां पे देख रहा था, उसके अंदर वो कह रहे थे कि इमोशनल स्टेबिलिटी वाली जो चीज है, ये वाली चीज अगर कैंडिडेट जो है लैग कर रहा हो, उसके अंदर अगर ये क्वालिटी ना हो तो फिर वो बिल्कुल आईसीएसबी से फारिग हो जाता है। पहली असेसमेंट के अंदर ही उसकी असेसमेंट रोक दी जाती है अगर कोई बंदा ऐसा हो तो। सर आप मुझे काइंडली ये बता दें कि इमोशनल स्टेबिलिटी बेसिकली क्या चीज है और क्या हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या चीज है ये? एक्चुअली अगर आपने पहला जो हमारा लेक्चर है आईएसएसबी का, जो हमारा डेमो सेशन होता है, आपके पास आपकी वीडियो होगी, आपके पास सबके पास उसकी खैर वीडियो है। उसी में हमने डिस्कस किया था कि देर आर 14 कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको शायद इसका वैसे भी जनरली भी आइडिया हो, बिकॉज ये नॉर्मली अवेलेबल होती है इंटरनेट के ऊपर। तो ये वो 14 क्वालिटीज हैं, उसी के अंदर इमोशनल क्वालिटी स्टेबिलिटी भी आती है, जिसको EQ भी कहते हैं, इमोशनल कोशेंट भी कहते हैं, और आए तो ये वन ऑफ मस्ट क्वालिटी के अंदर आती है। सिर्फ एक ये ही नहीं है, बाकी जो 5 मस्ट क्वालिटीज हैं, टोटल तो 6 हैं। तो एक अगर इमोशनल की हम डिस्कशन कर रहे हैं तो बाकी जो 5 हैं, उन 5 में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सेम होता है आपकी असेसमेंट। ये नहीं कि रोक दी जाती है, असेसमेंट होती है, बट इट इज नेगेटिव कि वो नॉट रिकमेंडेशन की तरफ लेके जाती है। तो सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, बाकी जो 6 हैं वो भी हैं इसके अंदर ही, इसमें करेज आता है और फिजिकल एंड्योरेंस आती है, वो सारी की सारी चीज़ें। खैर, इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में आपने पूछा है, तो इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग योर इमोशंस इन नेगेटिव और पॉजिटिव और एंग्री वे। जितने भी इंसान के इमोशंस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से इमोशंस हैं? या तो नेगेटिव होता है कि किसी चीज़ को आपने फॉर एग्जांपल कोई ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वजह से आप थोड़े डाउन हो गए, जो आपको अच्छा नहीं लगा, दैट विल क्रिएट नेगेटिव इमोशंस इन योर माइंड। फॉर एग्जांपल कोई फेल हो जाता है, ठीक है, तो फेल होने से क्या होता है, आपका मोरल डाउन हो जाता है, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ इमोशंस, और एक आपकी नेगेटिव फीलिंग्स ही आती है आपके अंदर, जो कि आपको बिल्कुल ही वीक कर देती है, ठीक है।
तो दैट इज इमोशन। इसी तरह पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, जिसके अंदर आपको कोई खुशी की खबर सुना दी जाए तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। इसी तरह ये आई थिंक मैंने लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की हैं, जब हमारा इंटरव्यू का सेशन होता है मोस्टली, उसके अंदर मैंने ये चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं कि एक्चुअली इट इज़ नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग आंसर, कि कोई सवाल का जवाब ठीक दे रहा है या गलत दे रहा है, दैट इज नॉट एन इशू। अगर आपसे सवाल का जवाब, हमेशा मैं इंटरव्यू में बताता हूँ कि आपसे 10 के 10 सवालों के जवाब गलत हो गए, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ये मैटर नहीं करता कि आपके 10 के 10 सवाल गलत हो गए, मैटर ये करता है कि आपका जब सवाल गलत हो गया तो आपका उसके बाद रिएक्शन क्या है। आपके हाथ पांव फूलना शुरू हो गए, आपके पसीने निकलना शुरू हो गए, आपसे बात भी नहीं हो रही, आपका होंठ खुश्क होना शुरू हो गए, आपका माइंड काम करना छोड़ दिया आपने। तो दैट इज समथिंग लाइक दीज आर इमोशंस, कि जब आपके साथ कोई ऐसी आपके इमोशनल जो आपका कह सकते हैं कि टेम्परेचर है, इमोशनल आपका जो स्केल है वो आपको डाउन होता है, जब अनस्टेबल होता है, नॉर्मल कंडीशन से हट के ऊपर नीचे होता है, तो वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो तब आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट यू। वो आपके अंदर यही चीज देख रहे हैं कि इस ये कैसे रिएक्ट करेगा डिफरेंट सिचुएशंस के साथ। इसी तरह सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, अगर आप उन्हें गौर से इसको थोड़ा देखें, क्रिटिसाइज करने, क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करें, तो इट इज ऑल अबाउट इमोशंस। आपको कहा जाता है कि गाड़ी इतनी स्पीड से जा रही है, एकदम ब्रेकें फेल होगी, तो आप क्या करोगे? दिस इज समथिंग लाइक यू हैव टू रिएक्ट सडनली। आप फैमिली के साथ हो, आग लग गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सो दे आर गोइंग टू चेक एंड कंफर्म के इसको जब रिएक्शंस दिए जाएं, जब इसको सर्टेन सिचुएशन दी जाए, जब इसको एक्सीडेंटल सिचुएशंस दी जाएं, तो ये कैसे परफॉर्म करता है, इसके हाथ पांव फूल जाते हैं, या ये लॉजिकल सेंस के अंदर रहता है, या सेंस से आउट हो जाता है। तो दिस इज व्हाट दे आर जजिंग। तो अगर आप सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करें तो इट इज अबाउट योर पॉजिटिव इमोशंस। खुशी में आपको चेक करेंगे वो, और गम में भी चेक करेंगे। खुशी में कैसे चेक कर सकते हैं? इंसान खुशी में भी आपे से बाहर हो जाता है। इट इज नॉट ओनली कि अब आपको सिर्फ कोई तकलीफ पहुंचेगी तो आपका दिमाग काम करना छोड़ देगा, या फिर आप डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। इंसान खुशी में भी आपे से बाहर हो जाता है, और वो बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं ना, कहते हैं ना कि कभी खुशी और गम की कैफियत में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि प्यार में भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सम लाइक बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज योर इमोशंस आर हाई, और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो लॉजिकल सेंसेस के अंदर नहीं होगा, वो किसी चीज की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, एक खास अट्रैक्शन की वजह से, या फिर एक खास सिचुएशन की वजह से वो आपसे डिसीजन करवाया जा रहा होगा, अनइंटेंशनली, फोर्सफुली। तो इसी तरह अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि नेगेटिव पॉजिटिव तो समझ आ जाती है सारों को, लेकिन बट देयर इज अनदर थिंग दैट इज गुस्सा। जब आपको गुस्सा दिलाया जाए तो तब आप क्या करते हैं? सो दे विल चेक इन दैट एज वेल, कि आपको जब गुस्सा दिलाया जाएगा, और ये इंटरव्यूज के अंदर भी चेक होता है, और ये आपके साइकोलॉजिस्ट टेस्ट की राइटिंग के अंदर भी अक्सर आपसे चेक करवा लिया जाता है, जिसमें डिफरेंट किस्म के किल का सेंटेंस डलवा के, या फिर और ब्लड से रिलेटेड या फाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस डलवा के, तो आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और कैसे रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं। सो अब आप जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जस्ट फॉर ओनली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट देर इज नथिंग टू डू लाइक, अब आप इस पे गौर करना छोड़ दें, आपके पास टाइम नहीं है। वट एवर यू हैव डन टिल नाउ, आई थिंक दैट इज एनफ। अब आप सोचें कि मेरे इमोशनली मैं कैसे स्टेबल हूँ, या कैसे ये मेरी कौन सी ऐसी इमोशनल फीलिंग्स हैं जो कि मुझे रिकमेंड नॉट रिकमेंड को लेके जाती हैं। तो ये अब एक ऐसी चीज़ नहीं है कि नाइट में ही आपकी पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए, वट एवर इट इज़, अब वो ऐसी ही रहेगी। अब बस ओके सिर्फ सर, आपने अब ठीक है। अपने आप को सिर्फ अब आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी यही है कि आप अपने आप को समझाएं कि वट एवर यू हैव डन टिल नाउ इज 100% कंप्लीट, और इंशाल्लाह आई विल गो विद माय फुल प्रिपरेशन, देयर इज नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, देयर इज नथिंग नेगेटिव ओके बिहाइंड। सर। ये भी इमोशनल के अंदर ही आता है। जो आप उस दिन मुझे बता रहे थे ना कि मुझे टेंशन हो रही है, तो इट इज ऑल अबाउट इमोशंस, बट दीज आर नॉर्मल इमोशंस। द एक्चुअल थिंग इज कि ये जब इमोशंस आते हैं, देखें, खुशी हर एक को आती है, गम हर एक को आता है, गुस्सा हर एक को आता है, दीज आर नॉर्मल थिंग्स। ये नहीं है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है दैट मीन्स कि आप इमोशनली अनस्टेबल हैं। दीज आर नॉर्मल थिंग। अगर किसी शख्स को गुस्सा नहीं आता तो वो एबनॉर्मल है, वो पागल है, उसका दिमाग काम नहीं करता, या उसके जिस्म के कोई पार्ट्स काम नहीं करते, इसी वजह से उसको गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आना नॉर्मल है। इसी तरह खुश होना नॉर्मल है। इसी तरह
गमगीन होना नॉर्मल है, रोना नॉर्मल है, दीज आर ऑल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। लेकिन द थिंग दे विल चेक इज कि जब आपको गुस्सा आया या आप नॉर्मल हुए, थोड़े से फीलिंग्स आपकी डिफरेंट हुई, तो आप रिएक्ट कैसे करेंगे, आप उसके बाद सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। आपसे कहा जाए जी गुस्सा दिलवाया जाए एकदम, और उसके बाद कहा जाए 2 × 2 कितने होते हैं, तो आपसे जवाब ही ना दिया जाए कि 2 × 2 कितने होते हैं, तो ऑफ कोर्स दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। यही वो चीज चेक करते हैं कि जब इसको गुस्सा दिलवाया जाएगा तो उसके बाद, अब इससे मैंने इसका नाम पूछा तो इससे नाम भी नहीं बोला जा रहा, दैट इज वेरी सिंपल थिंग राइट। और इसी तरह वो चेक करते हैं, आपको सिंपल सी चीज उसके बाद फौरन से देंगे, आप अपने पहले ही इमोशंस में हाई हुए हैं, आपका दिमाग ही काम करना छोड़ देगा, और उसके बाद क्या होगा कि आप जो रिस्पॉन्स देंगे वो इलॉजिकल होगा। ठीक है, 2 × 2 4 आंसर की जगह शायद आप 15 16 20, मतलब आप एक वाइड रेंज में आंसर दे रहे होंगे जो उससे करीब करीब भी नहीं आता होगा। दैट विल शो एन इनस्टेबिलिटी के इस बंदा बिल्कुल लॉजिक से बाहर हो जाता है जब इसके इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। तो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, आपने सिर्फ इसी चीज को रखना है, ये माइंड में नहीं रखना कि गुस्सा आना, गमगीन होना या खुश होना दिस इज इमोशनल इंस्टेबिलिटी, दिस इज नॉट इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ये नॉर्मल चीज है। अगर वो आपको हंसा रहा है तो आप मुस्कुराएं, अगर आपको वो गमगीन ओके कर सर। रहा है, आपको कोई मतलब आपको सैड करने की कोशिश कर रहा है, तो आप सैड हो। देखें फॉर एग्जांपल जिसकी मदर का कोई हुआ डेथ हुई है, फैमिली में कोई डेथ हुई है, तो अगर आपसे बात करेगा तो आपके उस टाइम पे इमोशंस नेगेटिव होने चाहिए, आपको थोड़ी बहुत सैडनेस फील होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप रोना शुरू कर दें, रोना इज एन एक्सट्रीम, बट आप ओके सर। सैड हो, आप अपने ठीक है। बेशक थोड़ा सा आपके चेहरे के रंग भी बदल सकते हैं। इसी तरह अगर गुस्सा दिलाता है आपको, आपको कहता है आपकी सिस्टर के साथ ये हो रहा है, आपके भाई के साथ, मदर के साथ ये हो रहा है, तो आपको गुस्सा दिलवा रहा है, तो आपके रंग चेंज होने चाहिए कि यार इसने एक ऐसी फजूल सी बात कर दी मेरे मुंह के आगे जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो आपको फीलिंग्स आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। दिस इज इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, कि आपको जब डिफरेंट सिचुएशन में डाला जाता है तो आप डिफरेंटली आपके इमोशंस रिएक्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो इमोशनल स्टेबिलिटी नॉट इनस्टेबिलिटी। अगर आपको गुस्सा दिलाया जाए और गुस्सा आए, इमोशनली आप स्टेबल हैं, आपको खुश करवाया जाए तो खुश हो, दैट इज इमोशनली स्टेबल। बट द थिंग इज कि एक्सट्रीम ना हो, उसके बाद आप बिल्कुल आपे से बाहर ना हो जाएं और बिल्कुल ही अपने पोल खोल के ना आ जाए वहां पे। सो ये काम नहीं करना, आप नॉर्मल अपने। ओके सर ठीक है। ठीक है, दैट इज आई थिंक कि आपका आंसर क्लियर हो चुका होगा। हाँ जी सर, क्लियर हो गया सारा। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर जो आईएसएस भी है, खैर ये तो सबकी सेम होती है, तो इसमें वही जो 6 मस्ट क्वालिटीज हैं उन्हीं की ही सब बात करते हैं। और एक्चुअली जो असेसमेंट है वो तो कंप्लीट असेसमेंट होती है पूरे स्केल्स के ऊपर, बट 6 क्वालिटीज सर मेरा वो मेनली चेक की जाती हैं जो मस्ट क्वालिटीज हैं, बस उसी पे। अब आप उसमें। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी जी बोलें। ये कासिम अली शाह फाउंडेशन वाली वीडियो मैंने भी देखी थी, तो उसमें ये सैयद अली जाफरी साहब बोल रहे थे कि हम जब आईएसएसबी पहुंचते हैं कोहार्ट में, तो वो उस हमारे आने से पहले वो हमारे नोट्स बनाते हैं। तो वो बात उन्होंने सच कही थी कि वो हमने जो फॉर्म फिल किया है उसके मुतालिक हमारे नोट्स बनाए जा रहे हैं, हमारे बहन भाई या जो हमने डिग्रीज की हैं हमारे आने से पहले उधर। आपका क्वेश्चन इसमें क्या है कि ये सच है बात? जी जी, मैंने यही पूछना है कि ये उन्होंने जो कहा है कि क्योंकि हमें पहले किसी ने बताया था हमें कि उधर जाके हम जब पहुंचेंगे उधर हमारे नोट्स बन रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आपके आने से पहले वहां पे आपके नोट्स बन रहे होते। Actually, I already explained this also in my I think yeah in my lecture of interview। उसके अंदर मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी कि खैर इनिशियल टेस्ट के अंदर भी शायद जो हमारा इंटरव्यू का सेशन हुआ है उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि दे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, उनको आप ऑलरेडी अपना बायोडाटा फॉर्म दे चुके हैं, वो आने से पहले वो आपका बायोडाटा फॉर्म रीड कर चुके होते हैं। उन्हें पता होता है कि ये जो बंदा आ रहा है ये अब्दुल वहीद है, ये 2 किस्म की जॉब करता है, पैसों के पीछे ये आजकल इसके घर में शायद जरूरत है, डबल जॉब कर रहा है, इसने पुरानी जगह से अमेरिकन या समथिंग लाइक सर्टिफिकेशन की हुई है, इसके फादर गांव में होते हैं और ये इस्लामाबाद में आजकल है, तो एक बैकग्राउंड उनका ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, ये फिजिकली इतना फिट है, इसका वेट कितना है, इसके इंटरेस्ट कौन से हैं, इसके मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसकी स्पोर्ट्स कौन सी हैं, ये फ्री वक्त में क्या करता है, जो भी आप बायोडाटा फॉर्म में लिख के आते हैं ना, वो एक तो आप आईएसएसबी फॉर्म जमा करवाते हैं, वो भी आगे चला जाता है जो आईएसएसबी फॉर्म आपने यहाँ पे जमा करवाया अभी,
और फिर सेकेंडली आप जब ISSB जाओगे तो वहां पे भी बायोडाटा फॉर्म फिल होता है। वो बायोडाटा फॉर्म तीनों सिलेक्टर्स के पास जाता है सुबह सुबह ही, जैसे ही फर्स्ट डे आपने बायोडाटा फॉर्म फिल किया उसकी कॉपीज तीनों के पास चली जाती हैं। अब आपका जब इंटरव्यू आएगा GTO के साथ, सॉरी आपका जब GTO का सेशन आएगा वो नेक्स्ट डे सेशन है। इसी तरह आपका जब इंटरव्यू है डिप्टी के साथ वो लास्ट डे इंटरव्यू है, लेकिन आपके फॉर्म्स पहले दिन ही सबके पास चले गए। इसी तरह आपकी जो असेसमेंट है रिटर्न साइकोलॉजिस्ट की, वो भी जब आप लिख के देंगे अगले बायोडाटा फॉर्म के बाद, जब सारे टेस्ट कंप्लीट होंगे तो वो डोजियर उसके पास जाएगा। लेकिन बायोडाटा फॉर्म पहले चला गया, जब बायोडाटा फॉर्म पहले चला गया तो उसने आपकी असेसमेंट ऑलरेडी कर ली है कि ये बंदा क्या है। फिर वो काउंटर चेक करते हैं और सारी असेसमेंट को आपकी प्रेजेंटेशन के साथ, आपके साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के साथ, डिप्टी उसको चेक करेगा आपके इंटरव्यू के साथ, साइकोलॉजिस्ट सॉरी GTO उसको चेक करेगा आपकी फिजिकली एक्टिविटीज के साथ कि जो बंदा ये लिख रहा है क्या ये इसकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है, या इसने ये जो यहाँ पे लिखा है इसकी इसकी परफॉर्मेंस नहीं है ऐसी। तो दैट इज राइट कि उन्होंने आपके ऊपर वर्किंग की होती है, और दिस इज आल्सो नॉर्मल, और ऐसा ही होता है। आपका नॉर्मल इनिशियल का जो इंटरव्यू है उसके ऊपर भी, खैर इनिशियल का इंटरव्यू इतना एक्सटेंसिव नहीं होता है, इसलिए इतनी बड़ी वर्किंग नहीं होती, दैट इज वाई उसका फॉर्म भी छोटा सा होता है। बट वहां पे भी पहले से उन्होंने आपकी प्रिपरेशन की होती है, उन्हें आपको पता होता है कि ये बंदा नाम क्या है, इसके फादर क्या जॉब करते हैं, ये कहाँ से आया है, इसकी अम्मी क्या करती हैं, इसके बहन भाई क्या करते हैं, तो किस तरह की पर्सनैलिटी होगी, एक उनकी जजमेंट हो जाती है। सो आई होप कि दिस इज आल्सो क्लियर। यस सर, थैंक यू, क्लियर हो गया। तो वट एवर यू विल राइट इन योर बायोडाटा फॉर्म वो फेक नहीं होना चाहिए, वो आपका अपना सब कुछ एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आप हैं। अगर उसमें फेक करने की कोशिश करेंगे तो पकड़े तो आप जाएंगे। दैट इज वेरी वेरी लाइक आई थिंक इन 99% चांसेस हैं कि आप पकड़े जाएं। आप छुपा नहीं सकते किसी सर से। मैं एक पूछ रहा था कि कटिंग अलाउ है अगर बायोडाटा फॉर्म में आपने हॉबीज में लिख दिया है और गलती से बुक रीडिंग, तो बुक बायोडाटा रीडिंग फॉर्म में आपने तो फिर कटिंग के काट चांसेस दिया। नहीं है ना, बायोडाटा फॉर्म में कटिंग होनी ही नहीं चाहिए। आपसे आपके बारे में ही पूछा जा रहा है और आपकी कटिंग हो जाए, इट विल बी कंसिडर्ड सो रॉन्ग। और अब मैं अभी आज आपका टेस्ट दे रहा था, मैंने अच्छा इसको प्रॉपरली असेस नहीं किया, मैं बाद में आपकी चीजें प्रॉपरली असेस भी करूंगा। मैं बाहर था असल में, तो उसके अंदर भी अगर आपने देखे ना जो आपने भेजा है मुझे सिचुएशन रिएक्शन, उसके अंदर भी आपकी जो थर्ड लाइन है उसमें 4 दफा आपने कटिंग की हुई है। और आपने मेरे लेक्चर शायद अभी तक इसके सुने नहीं है। लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये भी उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कटिंग करनी कैसे है। ठीक है, मल्टीपल लाइंस के साथ कटिंग नहीं करनी, सिंगल लाइन के साथ कटिंग करनी। दिस शोज आल्सो एन इमोशनल स्टेबिलिटी। आप वैस पूछ रहा था इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होती है, दिस इज आल्सो एन इमोशनल इंस्टेबिलिटी कि आप को पता ही नहीं मतलब आप एक चीज को बार बार काट रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही कि यार ये शायद कटिंग हुई भी है कि नहीं, कोई इसको पाड़ ही ना ले। सो ओनली वन लाइन इज एनफ। सो ये चीजें आपने नोट करनी है। सो आप काइंडली फॉर यू ओनली अब्दुल वहीद के लेक्चर्स जो हैं आप शुरू से लेना स्टार्ट करें सेशन वाइज, फिर इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप जब जॉब पे जाते हैं ना, थोड़ा सा आपको टाइम मिले तो फास्ट फॉरवर्ड करके ना यूट्यूब की वीडियोस आप तो 1.5 और 2 के ऊपर भी चल जाती हैं, तो फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा थोड़ा सुनते रहा करें, इससे चीजें काफी हो जाएंगी। सर डिप्टी साहब के इंटरव्यू के अंदर किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए गर्मियों के मौसम के अंदर, जैसे हमारा अभी ISSB है तो किस तरह की ड्रेसिंग की जाए? 2 पीस 3 पीस इज नॉर्मल, ये तो लाजमी करनी है आपने। ओके सर, ठीक आपने है। थोड़ी देर के लिए पहने होते हैं कपड़े, उससे पहले आपने शॉवर भी लेना होता है, तो इतनी गर्मी नहीं आई होती। जैसे ही कपड़े चेंज करेंगे आप थोड़ी देर के लिए वेटिंग रूम के बाहर बैठेंगे, वो आपको, आप तो गए हुए आपको पता है, वो आपको आपकी ओके सर। बाहर कुर्सी पे बिठा देगा कि जब अगला लड़का फ्री हो तो आप अंदर चले जाइएगा। तो वो अंदर तो एयर कॉन लगा हाँ होता जी है, सर। कोई इश्यू नहीं होता। सर कपड़े पहन के जा सकते हैं डिप्टी प्रेसिडेंट के वेस्ट कोट के साथ? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आपको लिए तो खास हो कि आप प्रोफेशनल हो, जॉब्स भी करते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कपड़े सुटेबल होंगे आपके लिए। रिकमेंडेड यही है 2 पीस 3 पीस, 3 पीस ज्यादा रिकमेंडेड है। शलवार कमीज और कंसिडर सर अभी इंटरव्यूज के अंदर हमें टाई लगानी चाहिए? सॉरी। सर मैं पूछना चाह रहा था कि इंटरव्यूज के अंदर टाई लगानी चाहिए अभी हमें 2 पीस के साथ क्या? हाँ हाँ, टाई लगाओ ना, जब अगर है तो लाजमी लगा के जाओ, लेकिन कलर सेलेक्ट करके जाना कि किस तरह, कोई अच्छा सा सिंगल कलर ज्यादा हाँ शो। जी सर, ठीक है, वो कर लिया सेलेक्ट। ठीक है सर।
आप पहले टाई वगैरह पहनते हो? जाहिर है कॉलेज में पहनते ही होगे, तो फिर तो मस्त है। हाँ जी सर, पहले मैं पहनता हूँ टाई वगैरह। हाँ जी। हाँ, फिर मस्त है, फिर लाजमी पहन के जाओ, अपनी तरफ से पूरा तैयार हो। ओके सर, ठीक है। और बाकी सर आपने कहा था कि शेव और ट्रिमिंग की जगह पे जैसे मैं कंफर्टेबल हूँ और जैसे मतलब मैं पहले ट्रिमिंग करवाता हूँ, तो बस मैं सिर्फ ट्रिमिंग करवा लूँ आज रात, शेव तो नहीं करवाने की जरूरत? करवा लें बस, जो आपके लिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। ओके सर, ठीक है। जवाद का क्वेश्चन है, जवाद 6 क्वालिटीज में एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी बहुत यहाँ पे, बट इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो भी है, ISSB साइकोलॉजिस्ट, आई थिंक डेमो क्लास के टाइटल से है, वो आप मुझसे ले लीजिएगा, ग्रुप में कहीं शेयर हुई होगी। इसमें प्लानिंग एबिलिटी है सबसे पहले, कि आप प्लान कैसे करते हैं चीज़ों को, ठीक है। और प्लानिंग एबिलिटी सिर्फ ये नहीं कि आपके मेन डिसीजन मेकिंग में ही प्लानिंग, मेजर डिसीजंस ही प्लानिंग के साथ हों या एक्टिविटीज हों, इसमें हर आपकी एक्टिविटी के साथ भी प्लान कंसिडर किया जाएगा, कि आप दिन को टाइम कैसे गुजारते हैं, कैसे चीज़ों का प्लान करते हैं, कैसे स्केड्यूल करते हैं, कैसे किसी काम को टाइम देते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लेवल की, आप 18 साल के हैं तो आपके लेवल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कि आप पढ़ाई ठीक से तरीके से करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, उसके अलावा जो अगर आपको कोई छोटा बहन भाई है तो उसकी देखभाल करें, माँ बाप की बात मानें, अपने जो जो कंट्री के रूल्स हैं उनको फॉलो करें, सो टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, समथिंग लाइक जो आपके लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नमाज पढ़ें, तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने कंप्लीट करना, और ये होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए कि ये बंदा इतना रिस्पॉन्सिबल है, उसके सेंटेंसेस से या फिर उसके एक्ट से, उसके ड्यूटी और टास्क से रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आए। देन इमोशनल स्टेबिलिटी, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे जो भी जा रहा है भाई साहब, क्या अवैस जा रहे हैं, इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है करेज। करेज अगर आप दिखा के आएंगे तो देर आर वेरी वेरी मच चांसेस कि आप वहाँ पे विन करके आ सकते हैं। करेज आपको GTO के हर टास्क में दिखाना होगा, और लॉजिकल करेज, ये नहीं कि आप बस आंखें बंद करके वो जो कहे तो वो बस आपने काम करना शुरू कर देना। उसमें आपने करेज दिखाना है तो फिर लॉजिकल सेंस के साथ, ये नहीं कि आप बस उठाएं और भाग पड़ें और उसको फिनिश करने की कोशिश करें। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट, आपने हर चीज़ लॉजिकल करनी है। खासतौर पे आपके हाथ पे चोट लगी हुई है तो आप तो उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये इस बंदे को पेन हो रही है हाथ पे। अगर तो उसको फील हुआ, वो फौरन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कहाँ से प्रैक्टिस करके आए हो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे पहले गए हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, उनसे फौरन GTO क्वेश्चन करता है कि कहाँ से प्रिपरेशन करके आए हो। उसको पता चल जाता है कि ये पहले कहीं से चोट खा के आया है और ये प्रैक्टिस करके आया है। ओके सर, ठीक है। शायद उसको पता चल भी गया तो आप रिपीटर हो, उन्हें पता है कि ये रिपीटर को आइडिया होता है चीज़ों का और ये प्रैक्टिस करते रहते हैं इनको, हाँ जी सर। तो आपके लिए इतना वो कोई बिग क्वेश्चन नहीं है। ये फ्रेशर के इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछें तो आप उसे कहो कि सर मैं अपने हमारा जो पार्क है उसके अंदर इस तरह के लगे हुए हैं obstacles, हम वहाँ पे करते रहते ओके सर, ठीक है। हैं, सच बोल रहे हैं जो भी। फिर इंटेग्रिटी है, इट इज ऑल अबाउट ट्रूथ, और आप कितने सिंसियर हैं और कितने ट्रूथफुल हैं हर चीज़ के साथ, जो आपके लेवल की चीज़ें हैं, और अपने कंट्री की चीज़ें हैं या पेरेंट्स के साथ, फैमिली की चीज़ें हैं, स्टडी के साथ, तो ये इम्पोर्टेंट है। देन डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि आप कितने चीज़ों के साथ डिटर्मेंट है। ये तो नहीं कि आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो उसको बाईपास कर दें, या आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही तो आप उसको छोड़ के चले जाएं। और ये अक्सर होता है स्टूडेंट्स के साथ, जब वो ऑब्स्टिकल्स कर रहे होते हैं तो उनसे कोई ऑब्स्टिकल नहीं होती ना, तो इनको समझाया जाता है बच्चों को कि यार आपके इस ऑब्स्टिकल के 3 मार्क्स हैं, इसके 5 मार्क्स हैं, इसके 7 हैं, इसके 9 हैं। तो वो उस चक्कर में ना, अपने 42 मार्क्स पूरे करने के चक्कर में ना, अगर उनसे कोई एक अटेम्प्ट नहीं होती तो वो भाग के अगले पे चले जाते हैं कि चलो कम से कम मैं अपने मार्क्स पूरे करूं। बट इट इज नॉट डिटर्मिन, इट डजंट शोज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन शो होती है जब आप एक चीज आपसे नहीं हो रही और आप डिटर्मिन्ड है कि मैं इसको करके रहूंगा, तो आपने उस पर जान लगानी है। आपने ये नहीं सोचना कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, आपने जो काम पकड़ लिया ना उसको करके रहना। तो ये चीज आपने एक शो करनी है हर जगह पे। सेंटेंसेस में भी डिटर्मिनेशन शो करनी है। सेंटेंसेस में कैसे शो होती है कि अगर आपको कोई फेलियर का जुमला आता है तो आप उसमें लिखें कि वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर एंड ट्राई अगेन, दिस इज ऑल्सो अ डिटर्मिनेशन। तो इस तरह की चीजें लिंक करती हैं ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस परफॉर्मेंस के साथ। इंटीग्रिटी
या आपसे कोई लाए का जुमला करवाया जाए या आपसे ट्रुथ का जुमला बुलवाया जाए। सारी की सारी सिर्फ ये नहीं कि जीटीओ से ही असेस होती हैं, आपके सेंटेंसेस से ये सारी चीजें असेसमेंट इनकी होना शुरू हो जाती है। देन करेज से, करेज में जिस तरह फियर का आ जाता है तो स्टूडेंट फियर का जुमला फिर बनाते हैं, उससे उनका करेज का पता चलता है। या फिर कोई आ जाता है स्नेक का जुमला, कोई लिजर्ड का आ जाता है, इस जैसे इसमा को लिजर्ड नहीं पसंद, तो इस तरह करके इस जुमले पूछवा के आपसे आपका बोल्डनेस, और फिर आपसे जंगल के स्टोरीज लिखवा के, या फिर आपको रात की तारीकी की, बारिश की, या फिर बिजली कड़कने की, इस तरह की स्टोरीज लिखवा के आपका करेज भी चेक किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी होती हैं कि वट एवर यू आर राइटिंग इट लिंक्स टू समथिंग, और वो लिंक किससे करता है, आपसे आपकी इन जो क्वालिटीज हैं उनके साथ वो लिंक करते हैं, मैच करते हैं कि आइदर दिस पर्सन इज गुड फॉर अस, और ये हमारे क्राइटेरिया पे उतरता है या नहीं उतरता। तो इट इज ऑल अबाउट दैट। देन कुछ और क्वेश्चंस थे जवाब के, आई थिंक कि इन्होंने मुझे पर्सनल भेजे थे, अगर आपको अभी याद है तो आप रिपीट कर दें। मुझे असल में मैंने आपको कहा था कि क्लास में डिस्कस करें। पॉइंटर स्टोरीज आपको सेंड की थी, उन पे कोई हिंट पता नहीं है, मुझे याद नहीं है कि आपने कब सेंड की थी और मैंने क्यों नहीं असेसमेंट की। असेसमेंट तो शायद मैंने सबकी कर दी है सिवाय लास्ट के अवैस की, वो मैं नहीं करना चाह रहा बिकॉज इस टाइम पे आपके असेसमेंट करने का मकसद ही नहीं है, आपके पास टाइम है नहीं। मैं आपके प्लस या माइनस में असेसमेंट कर दूं और आप कहें कि वो मेरी तो तैयारी ही नहीं रहती, मुझे तो ये भी नहीं आता, सर ने ये मिस्टेक भी कर दी, तो आप अभी आई थिंक डिस्टेबल हो जाएंगे, आप थोड़े से डाउन हो जाएंगे, इसलिए आपकी असेसमेंट बनती नहीं। ओके सर, ठीक है। आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जवाद का मुझे, जवाद की कब भेजी है स्टोरी, आई थिंक मैंने जवाद की, जवाद आपकी मैंने असेसमेंट कर दिया, आपने रीड नहीं की। यस, मैंने आपकी असेसमेंट कर दी है, आपने रीड नहीं की। हाँ, आपने ये कहा था कि कुछ स्टोरीज हैं मैं आपको भेज रहा हूँ, तो मुझे इन पे थोड़े बहुत हिंट दे दें। आपकी एक स्टोरी है, मेक अ स्टोरी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, शमीम वाज पासिंग थ्रू थिक फॉरेस्ट सडनली, इसमें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसको आप बॉटनी की तरफ लेके जा सकते हैं। सडनली उसको कोई पौधा मिल गया जिस पे वो रिसर्च कर रही है, या फिर सडनली उसने कोई फ्लावर देख लिया, अगर वो पिकनिक पे आए सारे दोस्त, तो इसमें मैं आई थिंक कि मेरा एक लेक्चर है, लास्ट वाला लेक्चर ही शायद इसी पे। देन अली एंड रिजवान फ्रेंडशिप टर्न इनटू एनिमिटी बिकॉज, अब ये अली और रिजवान के बारे में बताएं कि वो कैसे दुश्मन बन गए। Ali and Rizwan friendship turned into an enmity because of what? हाँ, इसको आप इस तरफ लेके जा सकते हैं एनमिटी से। एक तो ये दुश्मनी होती है जो जाती दुश्मनी है, या फिर इस तरह की दुश्मनी हो जाती है, या फिर वो सेक्ट से रिलेटेड या रिलीजन से रिलेटेड, आप इसको इस तरह कर सकते हैं। एनमिटी की अगर बात आती है तो आप सिर्फ कह सकते हैं कि दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, एकदम वो एनमिटी में इसलिए बदल गई कि दोनों जो हैं वो क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर थे, और सडनली के वो दोनों हैं वो डिफरेंट टीम्स में सिलेक्ट हो गए। और अब जब टूर्नामेंट आया तो वो टूर्नामेंट के अंदर डिफरेंट टीम्स में थे, और दोनों को ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, तो वो अपनी तरफ से दोनों ये चाह रहे थे कि हमारी टीम जीते। सो जस्ट लाइक स्पोर्ट्समैनशिप, और वो थोड़ी देर के लिए उनके अंदर एक काफ़ी हॉट किस्म की गेम हुई, या हॉट किस्म का कंपटीशन हुआ, और आफ्टर फिनिशिंग टूर्नामेंट दे आर ऑल बैक, और वो नॉर्मल अपनी लाइफ के अंदर जैसे वो एक दूसरे के दोस्त थे, and now they are enjoying, like they are laughing at their attitude what have they done before in during cricket. It is all इस तरह करके आप फुटबॉल सॉरी वट एवर मैच इट इज, तो इस तरफ लेके जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसको लेके जाएं कि दुश्मनी होगी किसी एक खास इंसिडेंट की वजह से जो कि नेगेटिव हो। तो एनी अदर थिंग लाइक ही गो टू स्कूल इन स्पाइट ऑफ हिज, he go to school in spite of his, अब ये बताएं कि वो स्कूल जाता है in spite of his what, इन स्पाइट ऑफ ये भी हो सकता है कि स्कूल जाता है इन स्पाइट ऑफ हिज पार्ट टाइम जॉब, अगर वो पार्ट टाइम जॉब करता है, या फिर ये भी बता सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ हिज लाइक किस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं कि पैसे कम है अगर गरीब है, और ये भी हो सकता है। अजान का टाइम है, अजान के बाद बात करते हैं।
ओके सो अभी काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज हैं इसमें। ये है कि आप इसका एक दफ़ा लेक्चर सुन लें। आई होप कि आपके इनके ऑटोमेटिकली स्टोरीज बनना शुरू हो जाएंगी। व्हेन ही गो टू स्कूल इन स्पाइट ऑफ हिज, अब ये भी कह सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ हिज, इसमें बहुत सारी चीज़ें। एक तो ये भी बता सकते हैं कि ओवरऑल लाइफ के बारे में, कि अगर उसकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल वो पुअर है फिर भी वो स्कूल जा रहा है, आगे स्टोरी लिख सकते हैं उसकी हार्ड वर्किंग से रिलेटेड। बट इसको अगर वो मज़ीद नॉर्मल करना चाहे तो आप ओवरऑल इसकी पूरे कंडीशंस के से हट के आप ये भी कह सकते हैं ही गो टू स्कूल इन स्पाइट ऑफ हिज एन इवेंट इन हिज इन स्पाइट ऑफ हिज यस्टरडे इवेंट इन हिज हाउस। वो बता सकते हैं कि लास्ट डे उसके घर में एक फैमिली का गेट टुगेदर था, ये इवेंट था और उसमें उन्होंने सारी रात एंजॉय किया। स्टिल ही वेंट टू स्कूल नेक्स्ट डे, और स्कूल से वापस आके स्टिल उसने अपनी जो भी इवेंट था उसको कंटिन्यू किया। इस तरह करके भी आप इसको बता सकते हैं नॉर्मल, अगर बहुत ही नॉर्मल रखना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं इसके ऊपर स्टोरी। तो क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है लिखा है, वो स्कूल गया, बजाय मतलब इसके बावजूद वो स्कूल गया। किसके बावजूद? वो कुछ भी हो सकता है, रात को इवेंट भी है, लेट सोया है, या फिर वो सारी रात पढ़ता रहा है फिर स्कूल चला गया, या फिर वो थोड़ी सी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। खैर ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसको इस सेंस में अगर आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इट इज नॉट समथिंग लाइक नेगेटिव, इट इज अ नॉर्मल सेंटेंस कि वो स्कूल चला गया बजाय इसके। तो या फिर आप इसमें कुछ और आप जब आप लिखेंगे तो खैर आप ऑप्शंस भेजेंगे कोई एक आधी, तो मजीद मैं इसमें चीज़ें ऐड कर दूंगा। देन आपने लिखा व्हेन आई सॉ अ स्ट्रेंजर इन गैदरिंग, उसके बाद आपने क्या किया? किसी स्ट्रेंजर को देखा गैदरिंग के अंदर। तो स्ट्रेंजर को देख के क्या होता है वैसे नॉर्मली, क्या किस तरफ बात जाती है गैदरिंग के अंदर? आप इसको ये लिख सकते हो कि स्ट्रेंजर को मैंने देखा गैदरिंग के अंदर, तो इसमें ऐसी फीलिंग्स आई कि वो मुझे ऐसा लगा बैक साइड से जैसे कि वो मेरा किसी दोस्त से उसकी फेस मिलता है। तो मैं उसके पास चला गया और मेरी उससे जो डिस्कशन हुई तो मुझे इसका पता चला कि वो वाकई मेरे किसी दोस्त का भाई है या फिर उसे जानने वाला है, जिसकी वजह से उसका फेस उससे मैच हो रहा है। तो फिर उसके बाद आप उसके दोस्त की अपने दोस्त से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हो, उसके बारे में पूछ सकते हो और एक हेल्दी गपशप लगा सकते हो। स्ट्रेंजर के साथ यही होता है, अगर आपको गैदरिंग में कोई स्ट्रेंजर नजर आए और स्टोरी में मेंशन है तो आप इसको, अब स्टोरी में मेंशन है तो इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते कि यार स्ट्रेंजर नजर आया तो मैं उससे डर गया या फिर मैंने इसको इग्नोर कर दिया। उसको किसी चीज का लिंक करोगे, थोड़ी सी डिस्कशन बढ़ाने की कोशिश करोगे ताकि स्टोरी चलती रहे, कॉन्टिन्यूअस रहे। सो आई थिंक एनी अदर क्वेश्चन सर? क्वेश्चंस थे बस। एनी अदर? इन स्पाइट ऑफ हिज गेस्ट एट होम, ये भी ठीक है। आप बता सकते हैं कि उसके घर में इवेंट है और वो गेस्ट आए हैं काफी, फिर भी वो स्कूल चला गया और स्कूल जाके उसने अपनी जो भी स्कूल की एक्टिविटीज थी वो परफॉर्म करके वापस आया। तो वापस आके उसने फिर ज्वाइन कर लिया अपने कजन्स वगैरह को। और फिर उसके बाद आप थोड़ा कजन के बारे में साथ एंटरटेनमेंट बताएं कि उन्होंने हल्ला गुल्ला किया, खाना शाना इकट्ठे खाया एंड दे एंजॉयड अ लॉट। आगे वीकेंड भी आ रहा है तो उन्होंने वीकेंड इकट्ठा स्पेंड करना है, समथिंग। आगे आप कुछ भी मिसालें लगा सकते हैं, कोई पॉजिटिव मिसालें जो थोड़े बहुत हों
इतने ज्यादा भी नहीं, बट नॉर्मल जो घर के अंदर होते हैं, कजन आए होते हैं, तो आप लोग एंजॉय करते हो। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरा ये है कि हम तो जब सूट पहन के जाएंगे 2 पीस या 3 पीस, उसके साथ हम ऑफिस शूज होंगे, तो हम जॉगर्स भी साथ लेकर जाएं अलग शॉपर में? जॉगर तो नहीं होते, पीटी शूज होते हैं फॉर टास्क। उन्होंने वैसे आपको एक वो दिया होता है, परफॉर्मेंस में लिखा होता है कि क्या क्या चीजें लेके आनी है। अगर आप पीटी शूज लेके जाते हैं ना, पीटी शूज बहुत हल्के से होते हैं, उसमें आप बड़े तेज भाग सकते हैं और बड़ा आप स्टेबल उसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं। वो उनकी ग्रिप भी थोड़ी बहुत सर होती है। मुझे वो परफॉर्मर तो नहीं मिला। वो वैसे आ जाता है, कॉल लेटर जब आती है घर में तो उसके साथ एक पूरी लिस्ट होती है कि आपने क्या क्या लेके आना है। अगर वो कुछ लोगों को आजकल वो डिलीवर नहीं होती, वो काफियों को डिलीवर नहीं होती, बट उसमें फिर ये होता है कि इंटरनेट पे अवेलेबल है वो पूरे का पूरा कि आपने क्या लेके जाना है। और कुछ शॉप्स होती हैं, पिंडी में सदर में शॉप है, आप उसको जाके कहें कि मुझे आईएसएसबी का सामान चाहिए, वो ए टू जेड आपको सब कुछ दे देते हैं। वो आपको ट्राउजर भी, ऊपर शर्ट्स भी वाइट कलर की, फिर सॉक्स भी, वो पूरे का पूरा आपको पैकेज उठा के दे देते हैं। तो इट इज अप टू यू। उसमें वो तो जरूरी सर नहीं कि मेरे आप पास भी पेमेंट, है। जरूरी नहीं कि आप पैसे लगाएं। अगर आपके पास घर में चीजें पड़ी हैं ये सारी, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। वो तो ठीक है सर, मैं तो अभी सूट लूंगा। मैं सूट, क्योंकि मैं ज्यादा जीन्स पहनता हूँ, जीन्स और शर्ट होते हैं, और जॉगर्स ऑफिस में भी यही। अच्छा, जॉगर्स जो है ना वो इतने अच्छे लगेंगे नहीं आपको वहां पे। जब आप जीटीओ की एक्टिविटीज कर अच्छा। रहे होंगे ना, तो क्योंकि सब ने व्हाइट पहना होगा और आपके फिर जॉगर बीच में कलरफुल होंगे, तो एक अजीब सा इंप्रेशन पड़ना शुरू हो जाएगा, सेपरेट सा। और वो शायद नहीं, जॉगर से। मेरे वाइट जॉगर्स हैं सर। हाँ बस ठीक है, मेरे व्हाइट चलता है, वाइट कलर व्हाइट ही रंग में। वो रिकमेंड करते हैं। ये गया हुआ है अवैस, इसने जी ये जी। आपको गाइड कर सकता है। अगर आप इसको पर्सनली भी मैसेज करेंगे तो खैर तब तक ये वापस भी आ जाएगा, इससे पहले भी आप इससे बात करें तो आपको गाइड कर देगा। इसने वैसे तस्वीर ग्रुप में शेयर की चलो थी, ठीक। एग्जैक्टली सेम। उनको एक चाहिए होता है, शॉर्ट्स चाहिए होते हैं वाइट, और वाइट ही शर्ट चाहिए होती है बस। दैट इज रिक्वायरमेंट। अनदर रिक्वायरमेंट इज ओनली उधर इंटरव्यू, वो आपको कहते हैं कि फॉर्मल कपड़े लेके आए, वो भी आपके ऊपर है। सर वो इंटरव्यू में मैंने देखा था, एक लड़के ने क्लॉथ्स पहने थे और वेस्ट कोट। पहनते हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। आपने अगर ब्रिगेडियर अच्छा। साहब का भी इंटरव्यू सॉरी सेशन लिया हो, तो उन्होंने भी आपको यही गाइड किया होगा कि रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप पहन के जाते हैं तो वो बहुत ही इसको बुरा फील करते हैं, बिकॉज आप फौज में जा रहे हैं, कुछ अरसे के बाद आपने वर्दी में ही रहना है, तो अभी क्या शलवार कमीज आपको पड़ी है। अच्छा। तो और खासतौर पे जो प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने पिंडी इस्लामाबाद से पढ़ा है, उनके लिए तो बनती ही नहीं है ना शलवार कमीज। वो क्यों शलवार कमीज पहन के जाएं? जी। जब वो स्कूल जाते हैं वहाँ पैंट शर्ट पहनते हैं, तो इंटरव्यू की बारी आई तो वो शलवार कमीज में चला गया, तो वो फिर प्रोफेशनल नहीं लगता। चलिए। आप क्यों कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे शलवार पैंट शर्ट में? सर मैं, क्या नाम है, पेंट शर्ट में जीन्स होती है, और मेरे साथ ज्यादातर मैं शर्ट्स पहनता हूँ। तो बाकी मेरे पास थी, लेकिन अभी नहीं है मेरे साइज। इसके बाद मैंने ली नहीं है। तो मेरा जब इनिशियल इंटरव्यू था उसमें मैं प्लेन क्लॉथ्स पहन के गया था, और नीचे मैंने वो पहनी थी, क्या नाम है, ये केड़ियाँ जो होती हैं, उस तरह मैं गया था। नहीं, अभी आपने इसमें इस तरह नहीं जाना है, इसमें फिर बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। नहीं नहीं, चलिए सर, मैं उसकी अरेंजमेंट कर लूँ, कोई नहीं। बेशक किसी दोस्त से मांग ले, कोई इतना इशू नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप। ठीक है सर। वैसे रेंट पे भी मिल जाते हैं, 2 पीस 3 पीस रेंट पे भी मिल जाते हैं। अगर आपको अपने लिए परमानेंट नहीं जी जी, लेना तो वो आप। रेंट का मुझे, हाँ, मेरे आपको। दोस्त हैं, लेकिन सर वो मेरी हाइट के कोई इक्वल नहीं है, कोई ज्यादा ऊंचा है या छोटा है, नहीं, तो इसमें ये है कि फिर आप रेंट पे ले लें, वो ज्यादा बेहतर है। उसकी रीजन ये होगी आप कंफर्टेबल फील करेंगे साइज की वजह से, अदरवाइज आपके सारी उधर परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। अगर आपको चीज चुभ रही है या वो खुली है या कम है, वहाँ पे मसला हो रहा है, तो फिर वो इशू होगा। इसलिए बेहतर है रेंट पे लेके जाओ, और रेंट वाला आपको एग्जैक्टली वही चीज दे देगा जो साइज की होगी, वो चेक कर लेगा। चलें ठीक है सर, मैं आज लेता हूँ। एनी अदर क्वेश्चन? हमारे पास सर जो पिक्चर स्टोरी एंड जो पॉइंटर स्टोरी राइटिंग आती है, अगर इन दोनों चीजों के अंदर हम अगर दो चीजों को कंट्रोल कर लें
जैसे कि सर मेरा एक इशू है, थोड़ा सा एडवेंचर कर देता हूँ मैं स्टोरी के अंदर। अगर सर मैं एक एडवेंचर से अपनी स्टोरी को बचा लूं और दूसरा नेगेटिव साइड से बचा लूं, तो क्या सर मेरी पिक्चर एंड पॉइंटेड स्टोरी जो है वो रिकमेंड हो सकती है डोजर के अंदर से? देखें, ये एक ऐसी चीज नहीं है कि किसी एक पॉइंट से मैं आपको कह दूं कि आप रिकमेंड हो सकती हैं, नॉट रिकमेंड हो सकती हैं। ये पूरी ओवरऑल असेसमेंट होती है कि सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी पिक्चर अच्छी है तो दैट मींस कि यू आर रिकमेंडेड। नो, ये पिक्चर अच्छी का मुराद मुराद एडगेस ये नहीं है कि अच्छी से मुराद कि आपने अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा पॉजिटिव लिखा हुआ है। इट इज लिंक टू योर पर्सनैलिटी, कि आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती है तो अच्छी है, अगर पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती, पर्सनैलिटी से मैच करती है और एक्सट्रीम नहीं है तो अच्छी है, अगर पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती तो फिर अच्छी भी लिखी हुई है, मतलब पॉजिटिव भी लिखी हुई है, सब अच्छा है, राइटिंग भी बहुत अच्छी है, ग्रामेटिकल एरर्स भी नहीं है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है, उम्दा अंदाज में लिखी हुई है, बट इट इज कंसिडर्ड एज रॉन्ग। सो इट इज नॉट ओके सर, ठीक है। वन सर लाइन में हॉबी आंसर का नहीं जो दे मैंने आपसे सकते। पूछा था, हॉबी मुझे वही लिखनी चाहिए? देखिए, सर हॉबी का जो मैंने आपसे पूछा था, हॉबी मुझे वही वाली लिखनी चाहिए फिर, जैसे आपने बताया था कि प्लेइंग वीडियो गेम्स, आप ये लिख सकते हैं? बिकॉज सर बुक्स वगैरह का तो मैंने आइडिया वगैरह इतना नहीं लिया, तो फिर मैं उनको सही से मुंह नहीं दे सकूंगा अगर मैंने वो लिख दिया तो। लिख दो, गेम्स का लिख दो। ओके सर, ठीक है। मतलब सर कोई नेगेटिव इंप्रेशन तो नहीं जाता कि बंदा बैठे गेम खेलता है घर में इतनी बिजी रूटीन होने के बावजूद भी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गेम्स गेम्स आर नाउ पार्ट ऑफ एवरीवन, और उसमें वो आपकी फिजिकल फिटनेस देख के उनको आइडिया हो जाएगा कि गेम खेलता भी है तो सब कुछ फिजिकल भी करता है। ओके सर, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? Sir, I have a question. जी जी बोलें। सर आपने कहा था कि जो आपकी फेवरेट पर्सनालिटी है उसके बारे में आप कोई ऐसा लिखे जो आपकी फैमिली से हो या फिर जिस फील्ड में आप जा रहे हैं वहां से हो। तो सर मैंने जीडीपी के लिए जैसे अप्लाई किया है, तो अगर मैं उसमें एमएम आलम या मरियम अख्तियार का लिखती हूँ, तो वो उसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपके तो मतलब आप उन्हें पर्सनली कैसे फॉलो करती हैं? तो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो हमें इतना नहीं पता, तो हम फिर उस एक्चुअली मैंने ये नहीं कहा था कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड से ही निकालें। मैंने ये कहा था कि या तो आप अपनी फैमिली से कोई ढूंढें, या मैंने आपको कहा था कि कोई ऐसा रिलेटिव ढूंढें जो आपके जो आप बन, और या फिर अगर आपने फील्ड से ढूंढना है तो वो बंदा ढूंढें जो आप बन सकते हो। ठीक है, उसमें हरगिज ये नहीं कि फील्ड के अंदर आप एमएम आलम या फिर मरियम या समथिंग लाइक दैट इन लोगों को फॉलो करें। फील्ड से ये भी हो सकता है मुराद कि आपके कोई कजन वगैरह हों और वो आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर सर्व कर रहे हों, कुछ भी सर्व कर रहे हो, बट वो यूनिफॉर्म के अंदर हो, तो उनको देख के आपको अच्छा लगता है कि यार यूनिफॉर्म के अंदर हैं और बड़े डिसिप्लिन इनकी लाइफ है, और उनके फैमिली वगैरह में भी वो अपने आप को पूरा, घर वालों को पूरा टाइम देते हैं और बड़े स्केड्यूल्ड हैं और हार्ड वर्किंग हैं और बड़े सक्सेसफुल हैं, ग्रो कर रहे हैं, और बात करते हुए उनके साथ अच्छा लगता है, इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी बात से, बड़े नॉलेजेबल हैं, समथिंग लाइक दैट। ऐसे लोग होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप अगर जीडीपी में जा रही हैं तो वो जीडीपी ही हो, वो कुछ भी गवर्नमेंट का कोई भी इदारा हो सकता है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट एक्टिविटीज या सक्सेसफुलनेस, या वो कोई भी हो सकता है कि वो हार्ड वर्किंग है इसलिए आप उसको फॉलो करते हैं। आपके अब्बू हैं, देखें, अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके अब्बू हैं, आपके अब्बू तो पता नहीं क्या जॉब करते होंगे, तो लेकिन वो आपके फेवरेट पर्सनालिटी बन सकते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ देयर हिज हार्ड वर्क, डेडिकेशन या फिर लव आपके लिए। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अब आप जीडीपी में जा रहे हैं लेकिन आपके अब्बू तो कोई और काम करते हैं तो आप अब्बू को फॉलो नहीं करेंगी। इंसान उस पर्सनालिटी को फॉलो करता है जिससे इम्प्रेस होता है, और उसमें बहुत सारी बातें आ सकती हैं जिसकी वजह से आप इम्प्रेस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसकी जॉब की वजह से आप इम्प्रेस हैं, उसकी शायद बोलने के स्किल्स की वजह से या पब्लिक स्पीकिंग की वजह से आप इम्प्रेस हो सकते हैं, उसकी केयर की वजह से, एटीट्यूड की वजह से, या फैमिली की तरफ उसका जो एफिलिएशन है उसकी वजह से आप इम्प्रेस हो सकते हैं, या उसकी सक्सेस की वजह से इम्प्रेस हो सकते हैं, या फिर उसके कुछ नॉलेज की वजह से आप इम्प्रेस हो सकते हैं, या अपने टीचर से इम्प्रेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं सारी की सारी जिनकी वजह से आप कोई फेवरेट पर्सनालिटी चूज करते हो। तो आंसर इसका मेरा ये है कि आप कोशिश करें कि उनको चूज करें या तो वो आपके फैमिली मेंबर से हों, अगर फैमिली मेंबर से नहीं है कोई ऐसा, तो ऐसा चूज करें जो थोड़ा सा सक्सेसफुल पर्सन हो, या उसकी कोई अच्छी बात आपको लगती हो और कल को आप उसको अप्रोच कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि आप
कायदे आजम का लिख दें। कायदे आजम तो आप कभी भी नहीं बन सकते। कोई ऐसा पर्सनालिटी जो आप कल को बन सकते हो, जिसको आप फॉलो करें और आप उस स्टेज पे पहुंच सकते हो। तो मतलब जिस तरह हम लिख देते हैं इस्लामिक पर्सनालिटीज के नाम, वो आप कभी भी नहीं बन सकते। ठीक है, जो मर्जी आप कर लें, जिस लेवल पे मर्जी पहुंच जाए, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो जब नहीं पहुंच सकते तो ये फिर वही है कि आप मतलब आप तुक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इलॉजिकल बात कर रहे हैं। तो लॉजिक में रहें। और खासतौर पे अगर आप पेरेंट्स या फैमिली या कजन या अंकल इन लोगों को अपना पर्सनालिटी का पार्ट बनाते हैं, फेवरेट पर्सनालिटी का, तो इनको आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। आप इनके बारे में कोई बात भी बता सकते हैं, इनके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आपसे पूछा जाए जी कायदे आजम ने फलानी चीज कब कही थी, तो आप तो फंस के बैठ जाओगे, आपको तो समझ ही नहीं लगेगी ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि आपके जो मामू हैं वो क्या करते हैं, वो कौन सी बात उनकी आपको अच्छी लगती है, तो आप ठक से ऐसा जवाब दोगे कि विदाउट एनी थिंकिंग आप उसको रिस्पॉन्स दे दोगे। सो दैट इज द थिंग कि ये आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बनाता है। अगर आप ऐसे लोगों को, पर्सनालिटीज को अपना मानेंगे लीडर, तो दैट इज ओनली माय पॉइंट कि आप बिल्कुल ही इलॉजिकल, आउट ऑफ सेंसेस, आउट ऑफ आई थिंक माइंड ऐसी कोई बात ना करें। कोई ऐसी बात करें जो लॉजिकल हो, सेंस के अंदर हो। जिस तरह एम आलम है, आई थिंक दिस पर्सनालिटीज आर आई थिंक बियॉन्ड आवर एक्सेस। इनको नाम इतना पढ़ा हुआ है इनके बारे में, बस सिर्फ इनकी एक दो वीडियोस देखी हुई हैं, उससे ज़्यादा हम इनको जानते ही नहीं। बस वो उससे इतना कोई ख़ास पर्सनैलिटी पे इम्प्रेशन नहीं पड़ता। पर्सनैलिटी पे इम्प्रेशन आपके अब्बू से पड़ता है, सारा दिन आपके साथ होते हैं, उन्होंने आपको पाला है, उनसे आप इम्प्रेस हो सकते हैं। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके अंदर भी आ चुकी होती हैं उनके साथ रह रह के। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग तो ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कि इसने वाकई लॉजिकल बात कर रहा है। ओके सर। Any other questions? सर पीएमए 147 लॉन्ग कोर्स के लिए डिप्टी साहब ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। तो सर मैंने इसका आंसर उनको बहुत जबरदस्त किस्म से प्रेशर के साथ मतलब उनको मैंने दिया था, और एक अच्छा मतलब इंप्रेशन डालने वाला एक मेरा था जवाब। मैंने उनको जवाब दिया था बिकॉज सर इट इज माय पैशन एंड आई वांट टू मेक इट माय प्रोफेशन। और मैंने उनको एक अच्छे तरीके से बंदा बोलते ना इंप्रेशन डाल के मैंने उनको वैसे ये बात बताई थी। लेकिन सर हुआ ये था कि ना मैं कहाँ पे फंस गया था, क्योंकि मेरे पास सर जो नॉलेज थी उसकी लैकनेस थी काफी ज्यादा। उन्होंने मुझसे कोई चीज पूछी थी कि आर्मी के पास ये चीज कितनी है और ये चीज कितनी है और आर्मी के पास निशाने हैदर कितने हैं। तो सर ये वाली चीज जो है अनफॉर्चुनेटली मेरे माइंड से स्किप हो गई थी उस टाइम, तो मैं भूल गया था। तो मुझे सर आप ये बता दें काइंडली कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इंटरव्यू से पहले कि आर्मी के पास ये चीज कितनी है, ये चीज कितनी है, और इस चीज की मिकदार कितनी है, कितने सोल्जर्स हैं आर्मी की, क्या क्या इदारे के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये सर क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसका बता रहे हैं थोड़ा सा प्लीज। देखें, आप जो भी वहाँ पे आंसर दे के आते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन की डिटेल्स होनी चाहिए। आपको जो भी आंसर, आप कहते हैं मुझे आर्मी पसंद है, तो आर्मी के बारे में आपको इची बीची पता होनी चाहिए। इची बीची से हरगिज ये मुराद ये है कि जो आपसे वो पूछे उसका आंसर आपको आना चाहिए। अब वो कहीं से भी उठा के पूछ लेते हैं, जिस तरह वो पूछ लेते हैं कि सोल्जर कितने हैं, टैंक्स कितने हैं। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो जब तक आपको बताई ना जाए, आप या जब तक आप कोई बहुत ही डीप रिसर्च ना करें, तो आपको ये चीज़ें नहीं पता चलती। ठीक है, तो और या फिर आपका बहुत ही कोई एक्सट्रीम किस्म का उसके अंदर इंटरेस्ट हो कि आपने इसके बारे में पूरी रिसर्च मारी हो और आपको सब पता हो, तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्टेबल करने के लिए पूछी जाती हैं। अब आपको कहा गया कि आपने कहा कि मुझे आर्मी के अंदर बहुत शौक है जाने का और मेरा मेरा पैशन है, तो उसको फौरन पता चल गया कि इस ये बंदा आप जो कह रहा है कि मेरा बहुत ही शौक है, इसको जरा बैक फुट पे लेके जाएं। आपने उधर कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जिसकी वजह से वो आपको बैक फुट पे लेके जाएगा। और वो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, वो आपसे पूछेगा कि आर्मी के बारे में बताओ जी, आर्मी की फलानी बटालियन जो है वो कहाँ पे लगी हुई है और उसने कौन से सन में कौन सा तगमा लिया था। जब वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर ही पॉसिबल नहीं है आपके लिए, शायद उसको भी ना आता हो, तो आप फौरन से ना एक दफा झटका लगता है आपको, यार मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं तो कह रहा था मुझे आर्मी में जाने का इतना शौक है और अगला सवाल ही मुझे नहीं आता। तो वो उसके बाद फौरन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, वो कहेगा कि यार अजीब बात करते हो, पैशन की बात करते हो, लेकिन आपको तो अलिफ बे नहीं पता आर्मी के बारे में। आप फौरन से बैकफुट पे चले जाते हो और आपको एक मतलब झटका सा लगता है, उसके बाद आप डिस्टेबल हो जाते हो। दिस इज व्हाट दे आर चेकिंग फ्रॉम इमोशनल स्टेबिलिटी कि अब ये क्या करता है। सो देयर इज ओनली सिंपल, आपको जब नहीं आता क्वेश्चन सिंपली समझाएं उसको, कहें सर सॉरी आई डोंट नो अबाउट दैट, तो मैंने इसके बारे में रीड नहीं किया।
अगला क्वेश्चन करे सर, सॉरी, वो आगे से आपको टॉन्ट करेगा कि भाई तू क्लेम करता है कि मुझे सब कुछ आता है, आर्मी में मुझे जाने का पैशन है, तुझे आर्मी का अलग भी नहीं आता। तो आप कहो सर सॉरी सर, आई विल ट्राई टू रीड मोर अबाउट इट। बस सिंपल, यहाँ पे टॉपिक क्लोज करना है, ये नहीं कि आपने सर पे ले रहना है। वो उसने क्वेश्चन किया ही इसलिए कि अब आपको डिस्टेबल करके आपको बैकफुट पे लेके जाए, जो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर गया हुआ है उसको जरा नीचे लेके आए, फिर नीचे लेके आके फिर वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन और स्टार्ट कर देगा, और फिर उसके बाद आप दोबारा अपनी पिकअप को पिक पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि आप अभी दिमाग पीछे ही फंसा होता है कि यार वो मिस्टेक हो गई, उसने तो मैंने उसको पैशन का बोला, उसने अगला सवाल किया, वो अगला मुझे सवाल ही नहीं आता था, आप अभी उधर ही फंसे रहोगे। आई थिंक ये सारी चीजें, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माय लेक्चर्स, और आपने वो भी शायद मिस किए हैं, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। दिस ये भी एक्सप्लेन करना जरूरी था क्योंकि आप जा रहे हैं। देखें, कभी भी आप नॉट रिकमेंड नहीं होते कि आपको सवाल का जवाब नहीं आता। ये बात आप कान में, क्या दिमाग में, दिल में, हर जगह डाल लें कि आप नॉट रिकमेंड इसलिए नहीं होते कि आपको 5 जमा 5 10 नहीं आता। आप नॉट रिकमेंड होते हो कि 5 जमा 5 10 नहीं आया तो आपने कैसे बिहेव किया। ये बात आपको ठीक है सर, सही 100% है। नॉट रिकमेंड करती है। और स्टूडेंट यही ओके सर। माइंड में लेके जाते हैं कि मैं पास फेल हूंगा आंसर ज्यादा देने की वजह से। नहीं, आंसर देने की वजह से आप पास फेल नहीं होते। हाँ, आंसर देने की वजह से सिर्फ एक चीज जरूर होती है कि आप कॉन्फिडेंस के अंदर रहते हैं, आपके अगले आंसर ऑटोमेटिकली अच्छे हो रहे होते हैं। बट वो फिर अगर आपके सारे भी अच्छे हो रहे हो ना, तो वो एक क्वेश्चन आपसे लाजमी ऐसा करेगा जो आपको नहीं आता होगा। वहां पे वो क्वेश्चन इसलिए किया जाता है कि आपको अब देखा जाए कि आप इमोशनल, आपको डिस्टेबल किया जाए, आपको थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस शैटर किया जाए, ताकि पता चले कि भाई अब क्या करेगा भाई साहब। तो और आर्मी के अंदर है ही ये, आपको मुख्तलिफ सिचुएशन से गुजरना होता है, तो उन्होंने यहाँ पे वो टेस्टिंग करनी होती है। तो इसलिए काइंडली ये माइंड से निकाल दें कि आपके 5 सवाल ठीक हैं, 6 सही हैं, मैंने 3 सही दिए हैं, 10 सही दिए हैं। आपने जो सही दिए हैं दैट इज वेल एंड गुड, जो नहीं सही दिए सॉरी बोलें सिंपली, सर सर मुझे नहीं आता, आई विल ट्राई टू रीड मोर अबाउट इट, आई एम सॉरी फॉर दैट। और वो फिर आपकी बेइज्जती करेगा, आप ओके आई सर, एम सॉरी फॉर दैट, आई रियली अपोलोजाइज, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव अ लिटिल बिट मोर। बस इतनी बात करें, ज्यादा लंबी चौड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप सॉरी बोलेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेस करना छोड़ देगा, वो फिर पीछे दिमाग नहीं सोचेगा कि वो गलती हो गई थी। आपने सॉरी बोल दिया, गलती खत्म, अब अगली बात करें। फिर गलती हो गई, कोई मसला नहीं, आगे चलें, तीसरी गलती, चौथी, पांचवी, मैं आपको कह रहा हूँ 10 गलतियां भी लगातार आपसे हो जाए ना, कोई मसला नहीं, आप सॉरी बोलें। इंसान को नहीं आती चीजें, खैर नहीं आती, नो प्रॉब्लम। आपने इमोशनली डिस्टेबल नहीं होता, बस नहीं आती, नहीं आती, खत्म। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो निकाल देगा, मारेगा, मारना तो उसने है नहीं आपको, बस वो सिर्फ आपको तंग कर रहा है, टीज कर रहा है कि इसको टीज करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। देखते हैं कि इसकी आखिरी हद क्या है, आखिरी हद के बाद वो क्या करता है। और स्टूडेंट होते हैं दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद बिल्कुल ही उनकी आंखें झुक जाती हैं और वो शर्मिंदा हो जाते हैं, बस उनके अगले जवाब भी नहीं होते, उनके सांस फूलना शुरू हो जाती है, उनसे बोला नहीं जाता, उनकी जबान नहीं साथ नहीं देती। तो ये चीज नहीं करनी, बस नहीं आता सॉरी, नहीं आता, बस खत्म बात। दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके सर, ठीक है, मैं आंसर समझ गया उस बात को आंसर अच्छे से। देना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है कि आंसर दे दिया, गलत या सही, अब आपने कैसे रिएक्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है। ओके सर, ठीक है। आई लाइक लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर पर्सनालिटी। अब्दुल वहीद, इसके बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आसिफ गफूर की जो है कब रिटायर हुआ, वो कब सेलेक्ट हुआ आर्मी के अंदर, कब आया, उसका टेन्योर कितना था, मतलब ये सवाल ऐसे हैं जो आपको शायद गूगल पे भी ना मिले। तो वो सिर्फ इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको थोड़ा सा हिलाया जाए, शेक किया जाए। तो उसकी वैसे एटीट्यूड, आसिफ गफूर की वैसे पर्सनालिटी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है? मेरे ख्याल में कूल माइंडेडनेस शायद यही अच्छी लगती है उसकी, वो प्रॉपर रिस्पांस देता है विदाउट एनी इमोशंस, विदाउट एनी। यस सर, ये जो क्वेश्चंस हैंडलिंग है और विदाउट एनी स्ट्रेस। यही है। सो ओके सर, आईएसएसबी फॉर्म जो हम सबमिट करते हैं वो कितना मैटर करता है? भाई मैटर करता है, बहुत करता है, दोनों फॉर्म बहुत मैटर करते हैं। अभी आप जब सेशन, आप मेरे ख्याल में उस टाइम पे नहीं थे, लेट ज्वाइन किए, मैंने इसका रिस्पांस दिया है वहीद को, वहीद को के मैटर करता है, इसी से ही बड़ा कुछ होता है। वो अगर आपका पूरा टेस्ट ना भी असेस करे ना, तो मेरे जैसा बंदा जो कि जिसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, थोड़ा ही है, तो मेरे जैसा बंदा भी आपके सिर्फ बायोडाटा फॉर्म पढ़ के ना आपकी असेसमेंट कर देता है पूरी। तो इसलिए बड़ा मैटर करता है फॉर्म।
आपने जो कुछ लिखना है बड़े एहतियात से लिखना है, और मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना, उसमें कटिंग तो होनी नहीं चाहिए बायोडाटा फॉर्म के अंदर। आप अपना ही बारे में लिख रहे हैं और इसमें कटिंग है तो फिर तो बड़ा मसला है ना। आपसे पूछा जा रहा है आपका नाम क्या है, अब्बू का नाम क्या है, बहन भाइयों का नाम क्या है, आप करते क्या हो, और आपकी कटिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाए, फिर देख लें कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे, आप उस पर भी नहीं लिख पाते। तो इसलिए ओके सो एनी, अगर आपका अभी कोई क्वेश्चन हो नेक्स्ट तो आप मुझे ग्रुप में शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में किसी किस्म का भी शेयर कर दिया करें, ग्रुप में साथ साथ क्लियर होते जाएं। सेशंस पता नहीं उनकी कब बारी आती है, तब तक वो आपको क्वेश्चन भूल चुके होंगे। तो कोई क्वेश्चन हो आप शेयर कर दिया करें ताकि साथ ही उसको आंसर कर दिया जाए। बाकी अगर आप मेरे सेशंस तरतीब से लें और मतलब बाकायदा टाइम निकाल के बैठ के, तो होपफुली कि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी जो कि अभी आप रिपीट हो रही हैं इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल आई थिंक। सो गुड लक अवैस, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे और आपके अपने आमीन पेरेंट्स सर, आमीन, थैंक यू सो मच। से दुआएं लेके जाएं और इंशाल्लाह अपनी तरफ से बेस्ट इंशाल्लाह। परफॉर्म करें। और ये ताकि रिग्रेट ना हो कि मैंने अपनी एफर्ट नहीं दी, एफर्ट पूरी दें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें इंशाल्लाह। पीछे इंशाल्लाह मुड़ के नहीं देखना, जो टेस्ट हो गया उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है रूम के अंदर भी। रूम के अंदर जब स्टूडेंट्स आते हैं और डिस्कस करते हैं मैंने ये आंसर किया, मैंने तो 100 के 100 वैट कर दिए, 100 के 100 वैट, मैं अभी आपको बता रहा हूँ सही गलत मैटर करता ही नहीं है, मैटर करता है जो आप लिख के आए हैं वो आपकी पर्सनालिटी से मैच करता है नहीं। तो इस हाँ जी तरह सर, स्टूडेंट्स कहेंगे इंशाल्लाह। मेरा तो 15 मिनट का इंटरव्यू हुआ है, मेरे से तो मेरे बारे में ही पूछता रहा, उसने मेरे से तो जनरल नॉलेज का सवाल ही नहीं किया। एक उठ के आएगा कहेगा मेरे से जो जनरल नॉलेज के सवाल किए मुझे 10 के 10 आते थे, मेरा तो सबसे अच्छा हो, मैं तो रिकमेंड हो गया। इस तरह के आपको बहुत फलूके मिलेंगे। कोई आपको जीटीओ के बारे में बताना शुरू कर देगा कि मेरा तो ये हो गया। तो आपने इनकी किसी की परफॉर्मेंस को अपने साथ कंपेयर नहीं, whatever they did for their self, आप जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हैं, that is important। बाकी एंजॉय करें इंशाल्लाह ISSB अजीज सर, को, मैं समझ गया सर आपकी सारी बातें। ये दिन दोबारा नहीं मिलते, इसको एंजॉय करके आए, 4 दिन अच्छे दोस्त बना के आए। ओके सर, और इंशाल्लाह अजीज। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ट्रैक किया जा रहा है कि आप कितना खाना खा रहे हैं, आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं, किस दोस्त से गप्पे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना एंजॉय करें। ओके सर, इंशाल्लाह। और सर आखिर के अंदर मैं सर ये कहना चाहूंगा सर, मैं आपका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ सर, थैंक यू सो मच। आपने जो तमाम असिस्टेंट सर मेरे लिए की हैं, तो सर शाहिद राना का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ पर। तो इंशाल्लाह सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अगर मेरे नसीब में रिकमेंडेशन होगी तो सर मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए रिकमेंडेशन लेकर आऊंगा। और सर मैं बाकी जितने मुझे लोग वगैरह मिलते हैं मैं उन सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और मैं उनको बताता हूँ कि जहाँ से मैं तैयारी कर रहा हूँ कि वो लोग किस तरह चेक एंड बैलेंस के साथ करवा रहे हैं। क्योंकि सर मैं समझता हूँ कि जो बंदा अच्छा काम कर रहा है इस मुल्क के अंदर, कोई भी हो, किसी भी लेवल पे कर रहा हो, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए ताकि कम से कम अगला मोटिवेट हो सके उस चीज से। चलो बस साइकोलॉजिस्ट सॉरी जीटीओ के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, खास तौर पे स्टार्ट में ही इंशाल्लाह। इम्प्रेशन डालना है। स्टार्ट में इम्प्रेशन आप डालेंगे डिस्कशन से, और डिस्कशन में आपने जी सर। कोशिश करना है पहले पे बोलें। आपके साथ ज्यादातर रिपीटर होंगे, वो आपको बोलने कोई नहीं देगा। तो हाँ जी सर, इंशाल्लाह मैं निकाल लूंगा अपना टाइम और उस तरीके से सर अगर आपको इनिशिएटिव नहीं अगर बोलने लिया दे जाए तो रहे तो बहुत बड़ा मौका। वहाँ पे नहीं बोलने दे रहे तो वहाँ पे डिप्रेस नहीं होना, अपने टर्न का वेट करें, आपको जीटीओ टाइम देगा, ठीक है। तो वहाँ इंशाल्लाह पे सर। अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी शो करनी है, आप अपना ट्राई लें। इसके सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपका जो टॉपिक है ना, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि आप डिस्कस करें लड़कियां और लड़के बराबर हैं, ठीक है। तो आप जब बोलेंगे ना, आप फॉर एग्जाम्पल उसने कहा लेट्स स्टार्ट, तो आप जो पहला उसने टॉपिक का टाइटल बोला है ना, उस टाइटल को आप लंबा यस सर। सा रिपीट करें। देखें स्टूडेंट्स इकट्ठे सारे स्टार्ट हो इंशाल्लाह। जाएंगे, वहाँ कैंडिडेट इकट्ठे कहेंगे जेंटलमैन आज हम बात करते हैं जो लड़कियां लड़के बराबर हैं या नहीं हैं। तो सब इकट्ठे मतलब उनकी आवाज आना शुरू हो जाएगी। उसमें ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रह जाते हैं, मतलब जैसे ही 3 बंदों ने इकट्ठे बात शुरू की तो एक स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, एज अ रिस्पेक्ट स्टॉप हो जाएगा। एक बंदा होगा वो यस सर। बोलता रहेगा। उसमें जब आप लाइन थोड़ी सी लंबी करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं वो पहले वर्ड के बाद स्टॉप हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं स्टिल मतलब वेट करते हैं कि अगला बंदा बोलना स्टॉप करे, लेकिन वो नहीं कर रहा होता तो वो खुद ही स्टॉप हो जाता है। तो आपने कहना बिस्मिल्लाह रहमान, अगर आप पहले भी बोल रहे हैं तो आप कहें बिस्मिल्लाह जी रहमान सर, रहीम, इंशाल्लाह। जेंटलमैन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल और नॉट। आप इतनी लंबी अगर लाइन बोलेंगे ना तो बहुत सारे चांसेस हैं ओके सर। कि बाकी चुप हो जाएं, ठीक है। तो आप ये इंशाल्लाह प्रिपेयर ताला करके सर। रखें कि आप टाइटल को रिपीट करेंगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको बोलने का मौका मिल जाएगा। टाइटल को अगर आप रिपीट करेंगे थोड़ा सा लंबा करके ना,
टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लस एंड माइनसेस ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, और इनके हम डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इतना बोले, अगर फिर भी कोई ना चुप हो ना, तो फिर आपने चुप जरूर होना है। वहाँ पे आपने लाजमी ओके सर। करना है कि आपको वैल्यूज का पता है, नॉर्म्स का पता है कि बात कैसे करते हैं, लड़ाई नहीं करनी। फिर उसके ठीक है बाद सर, सही दोबारा है। इसी तरह अगर आपको कोई मतलब उसकी खत्म होती है टर्न, तो आप वहां से पिक करें। अगर नहीं बोलने का मौका दे रहा है, वेट करें, तीसरे पे चले जाएं, चौथे पे चले जाएं, पांचवे पे, कोई मसला नहीं, आखिरी पे चले जाएं। आपको जीटी लाजमी असेस जरूर करेगा, वो छोड़ दें कि वो करेगा नहीं करेगा, वो आपको ओके सर। ढूंढेगा जरूर कि इस लड़के में क्या है। वो अपना हर लड़के को पूरा टाइम देगा, ये एक चीज। और सेकेंडली फिर आपको ये मौका अगर नहीं मिला, तो आप अच्छा परफॉर्म करें ड्यूरिंग स्पीच। और फिर अगर यहाँ से भी आपको इंशाल्लाह मौका सर। नहीं मिला, तो फिर आपने इम्प्रेशन डालना है ड्यूरिंग योर मिलिट्री प्लानिंग। मिलिट्री प्लानिंग के अंदर कैसे इंप्रेशन डालना है कि पहले तो आप उसकी सारी बातें सुनेंगे, जो उसके फार्मूलाज वगैरह, जो वर्डिंग वो शेयर करेगा, वो सोचें, गौर से सुने, उसमें 2-3 पॉइंट्स याद कर लें जो आपने बाद में फीडबैक देनी है। जब आपका स्टार्ट होगा, तो आप उसको बताओ, या तो खुद ही एक्सप्लेन करना शुरू कर दो कि यार जेंटलमैन, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो सर ने बोला है उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, और जिस जिसको जो जो पॉइंट्स याद हैं वो हम लोग बीच में ऐड करते जाते हैं, कि ताकि हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट एक दफ़ा हो जाए, उसकी समरी पता चल जाए। शायद कुछ चीज़ें, कुछ ने जो जो इन्फॉर्मेशन जिस जिसने गैदर की है, वो कोशिश करे कि एक्सप्लेन करे। तो वहाँ पे फिर आपकी जो ओके सर, इन्फॉर्मेशन पता इंशाल्लाह। चली है, जो आपको इन्फॉर्मेशन पता चली, आप वो शेयर करें, उस पॉइंट को बताएं कि यार यहाँ पे सर ने हमें ये कहा था कि यहाँ पे इतने मिनट लगेंगे, इधर लोडिंग है, इधर अनलोडिंग है, वट एवर इट इज। ओके, तो इस तरह करके भी आप वहाँ से लीड ले सकते हो। ओके सर। तो इम्प्रेशन डालना इज इम्पोर्टेंट, इम्प्रेशन लाजमी डालना है। और अगर आपको जब और पता सर चल ये गया कि इंशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा इम्प्रेशन डल इंप्रेशन गया, पड़ जाएगा इस तरह आप बता रहे अगर आपको पता हैं। चल यस गया सर। ना कि इम्प्रेशन डल गया, आपको फॉर एग्जांपल पता चल गया कि यार आपने डिस्कशन में स्टार्ट में ही बोलना शुरू कर दिया और अच्छा बोल के आप चुप हो गए, फिर जरूरी नहीं है कि आप फोर्सफुली बार बार यस सर। इम्प्रेशन डालें। आपको एक दफा मौका मिल गया, आपने उस मौके को अच्छा वेल कर लिया, फिर थोड़ा वेट करें, बाकियों को मौका दें। ठीक है, उसमें हद ये इंशाल्लाह नहीं कि अज़ीज़ आप सर। बाकियों की भी टांग खींचना शुरू कर दें, सबको मौका दें। आप उसमें बेशक मशवरा भी दे सकते हो कि जेंटलमैन, लेट्स टेक सम कमेंट्स फ्रॉम चेस्ट नंबर 9, आई थिंक ही आल्सो हैव सम वर्ड्स टू से। तो आप किसी को अप्रिशिएट भी कर सकते हो कि आप। और ये भी एक पॉइंट यस नोट सर, करें। बिल्कुल यही सेम चीज मैं भी ये सोच रहा था कि इस तरह करना चाहिए बंदे को, कि जैसे कोई अगर शर्मा रहा है या कोई खामोश है, और अगर हमारा इंप्रेशन एक अच्छा जा रहा है, तो फिर हमें चाहिए कि कोई ऐसा जो बच्चा शर्मीला है, उसको अगर हम चांस दें, तो ये जीटीओ पर बहुत अच्छा इंप्रेशन जा सकता है, लेकिन कि ये लीड लास्ट करने की में, कोशिश ये कर रहा है और लास्ट में, उसको साथ मिला ये के नहीं चला कि रहा अभी बहुत सारे बंदे रहते हैं और आप बीच में से किसी एक को चुन के कहें कि इसको बोलना, वो फिर अच्छा नहीं लगता कि आप किसी की फेवर कर रहे हैं। लास्ट में अगर कोई बिल्कुल रह है। गया है मतलब फेवर बेचारा, करें, कुछ ठीक है इकलौता सर। सा, तो उसको आप कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक ठीक है सर, सही, मैं समझ गया सर आपकी बात सर। अप्रिशिएट भी साथ साथ करना है। जैसे आपके फॉर एग्जांपल सेकंड टर्म है, तो पहले किसी ने बोला, तो आप उसको कहें, जेंटलमैन, आई हैव लिसन ऑल टू योर पॉइंट्स, और इन सम केसेस आई आल्सो एग्री विद यू, but I have some different arguments on that. I will share my experience and my knowledge with you. So आप पहले वाले चेस्ट नंबर को थोड़ा सा पंप भी करें, ताकि वो आपको आगे वोट भी दे ना, आपने उनसे वोट भी लेने होते हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ सर, थोड़ा सर सा मैं समझ उनको गया आपकी सारी बातें। यहाँ पे आप क्या मुझे समझाना चाह रहे हैं? उनको थोड़ा सा आपने उठाना है साथ, मतलब दोस्ती बना के रखनी है। ये नहीं कि आप उसको हर एक की टांग खींचे, और किसी को, अगर किसी को क्रिटिसाइज किया ना आपने जीटीओ के सामने, तो उसने कभी भी आपको वोट नहीं देना। नहीं नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे नहीं किया था। तो वैसे भी सर मेरी आदत है कॉपरेशन की है, कि हर बंदे को साथ साथ लेके चलें, कोई स्ट्रेंजर हो, कोई भी हो, बेशक कोई मिसबिहेव भी करो, उसको भी साथ लेके चलें, क्योंकि मतलब यही चीज फायदेमंद है। लीडर की एबिलिटी यही होती है कि वो लीड करता है सबको साथ लेकर। देश, और फिर उसके बाद आगे कॉपरेशन ही है सारी की सारी। जैसे आपने मिलिट्री प्लानिंग में अपने आइडियाज दिए हैं, इसी तरह आप टास्क के अंदर आइडियाज दें, और लगा के रखें, पंप करके रखें, सबको मोटिवेट करके रखें। जेंटलमैन, यू कैन डू इट। किसी से मिस्टेक होगी, इट्स ओके जेंटलमैन, जस्ट ट्राई अगेन, कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टार्ट अगेन। इट्स ओके, यू कैन डू इट इन नेक्स्ट अटेम्प्ट, नो वरीज एट ऑल। इट्स ओके, ये हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, दोबारा करें, दोबारा ट्राई करें। इस तरह के साथ साथ इनको ना उठा के रखना है, सबको पता चले कि आपकी वहाँ पे प्रेजेंस ठीक है। है सर, मतलब पता चले कि हम भी कुछ हैं वहां पे, बाकी लोगों को पता चलना चाहिए कि ये चेस्ट नंबर जो है ये भी आया है, और ये भी मतलब जो है आपको रिकमेंडेशन प्रेजेंस शो डिजर्व करनी है। करता है, और हमारी वहां पे जब आप पर्सनैलिटी। टास्क कर वही रहे होंगे, बात तो है। फिर जीटीओ पे नजर नहीं होनी चाहिए, कि ये नहीं कि आप एक आंख से जीटीओ पे देख रहे हैं और इधर अपने पॉइंट्स बनाई जा रहे हैं। तो आप अपने काम से काम रखें। जीटीओ फाउल, हाँ, जहाँ पे भी हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फाउल हो जाए, जीटीओ देख रहा हो ना देख रहा हो, लड़के देख रहे हो ना देख रहे हो, आपने फाउल को रिपीट करना है, पीछे जाना है।
ये बात ओके सर, बेशक ठीक है। आपका और पहले सर स्टेप आपने थी ये ना, वाली जो बात बताई है ना, सॉरी मुझे आपने सर जो जीटीओ वाली बात ये बताई है ना कि जीटीओ को आपने देखना नहीं है, सर ये वाली मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी पीएमए 147 लॉन्ग कोर्स से, मुझे कुछ टाइम बाद ही रियलाइज भी हुई। क्योंकि सर मैंने आपको बताया था कि मेरा एक थोड़ा सा डीमेरिट है कि ना मेरी पर्सनैलिटी में शुरू से ये, मैं ना लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता हूँ, मतलब सामने वाले पे जानबूझ के थोड़ा इंप्रेशन डालने की होता है ना, बंदा जानबूझ के कोशिश करता है कि यार बंदा मुझसे इंप्रेस हो जाए, मेरी तारीफ करे। सर ये मेरी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा डीमेरिट है। तो मैं मतलब वहां पे कोशिश कर रहा था कि किस तरह जीटीओ देखे भाई मैं फट्टा बड़े वाला उठा रहा हूँ, मैं इस चीज को भी कर रहा हूँ, मैं दूसरे को भी साथ लेके चल रहा हूँ। तो मतलब मैं उसको अपने अमल से नहीं शो करवा पा रहा था कि मैं कॉपरेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि जीटीओ मुझे देखे, मैं ऊंची ऊंची आवाज में बोलूं और जीटीओ करे। तो सर ये मेरा बहुत बड़ा एक वहाँ फॉल्ट है। टास्क के अंदर आपने जीटीओ की तरफ आपने, अगर आप टास्क में इन्वॉल्व हो गए हो ना, आपको इंटरेस्ट आ रहा है टास्क करने का, तो फिर आपको जीटीओ याद ही नहीं रहेगा, इसलिए टास्क में इन्वॉल्व रहें। सेकंड ठीक है सर। इंपॉर्टेंट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस पे आप फेल हो जाएंगे डायरेक्ट अगर ये हरकत की तो। अगर आपका पहले स्टेप पे भी, मैं इनिशियल बता रहा हूँ, पहले स्टेप पे भी अगर मिस्टेक होगी है ना, एरर आ गया, आपका पाँव किसी चीज पे आ गया, आप गिर गए, या आपने बड़ा कदम उठा लिया है जो कि अलाउ नहीं था, या फिर आप कैसे किसी ऐसी जगह पे स्टेप कर लिए जो उसने अलाउ नहीं किया हुआ, या ड्रम गिर गया, फाउल हो गया नीचे ऐसी जगह पे, आपने फौरन से पिछले स्टेप पे चले जाना है। बेशक आपको आधा घंटा लगा हो पिछले स्टेप से इधर आने पे, लेकिन आपसे मिस्टेक होगी, आप उस ठीक है सर। पिछले स्टेप पे लाजमी जाओ, आप उसको रिपीट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेशक सारा दिन लग जाए उधर खड़े रहो, लेकिन आपने आगे नहीं जाना जब तक आपसे वो ठीक है सर, फाउल सही है। क्लियर ना हो। ये जगह, ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, इंशाल्लाह हो आपके जाएगी। ऑब्स्टेकल के अंदर भी शायद आपका फाउल हो जाता है, बॉक्सिंग रिंग के अंदर आपको लग जाती है, ऊपर से रोप लग जाती है, आपको फील होता है कि शायद लग गई है, आपको थोड़ा बहुत शक भी हो तो आप पीछे मुड़ जाओ, फिर दोबारा वापस चले जाओ, ठीक है। तो ये ओके सर, गलती नहीं ठीक है। करनी, अगर ये हाँ गलती जी की तो सर, बस इंशाल्लाह। फिर ये ना सोचो कि मुझे जीटीओ देख नहीं रहा था, वो देख रहे होते हैं, वो ना देख रहा हो तो साथ वाले ग्रुप वाला जीटीओ देख रहा होता है। ठीक है सर, सही है, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया सारी बातें आपकी। चलो इंशाल्लाह, गुड लक, आवर प्रेयर्स आर विद यू इंशाल्लाह, होपफुली। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, जजाकल्ला खैर। आर्मी में जेंटलमैन से बुलाते हैं, तो नेवी में कैडेट्स, भाई ये सिर्फ बातें ही हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो फिर जेंटलमैन की जरूरत ही नहीं है कहने की, चेस्ट नंबर वहां पर बुलाते हैं। ओके इंशाल्लाह, सी यू। चेस्ट नंबर, ओके सर, ठीक। लेकिन आप जिस तरह भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। वो कुछ भी जेंटलमैन भी कह सकते हैं, वो चेस्ट नंबर इज बेटर, वो आपको शुरू में गाइड करेगा कि आपने चेस्ट नंबर ही बुलाना, तो कोशिश करो चेस्ट नंबर ही बुलाओ। हेलो सर। ठीक है सर, ओके। सॉरी, आई एम हैविंग अ कॉल, तो इंशाल्लाह आप ग्रुप में मुझे टेक्स्ट कर दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।